मैं सबसे पहले ना अपने ही मीडिया के बंधुओं को मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स की जो कवरेज होती है उसमें भी आप जो सनसनीखेज बनाने की जो प्रतिस्पर्धा है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है, जिस तरह से आप चुनाव की कवरेज करते हो उसी तरह से कोर्ट की कवरेज करती है। सरकार को घेरा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया, ये हेडलाइन बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये हेडलाइन एक गलत मैसेज देती है। आम आदमी को कोर्ट में क्या चल रहा है, जो मुकदमा मतलब जो वक्फ बाई यूजर का एक मामला 2013 से आज तक चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी अभी ये मामला कितने दिन चलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से छोटे बड़े सारे मीडिया हाउसेस ने जिस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करी, वो जनता को गलत मैसेज चला गया कि सरकार को आड़े हाथों ले लिया। ये बड़ी आम सी हेडलाइन है, ये हर डेस्क में बैठा आदमी लिख के दे देगा आपको। दूसरी चीज क्या है, अगर आप जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई, बुधवार की कार्रवाई और बृहस्पति की कार्रवाई में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बुधवार को जो सॉलिसिटर जनरल थे वो डिफेंसिव थे और बृहस्पतिवार को वो कोर्ट को आगाह करते दिख रहे थे कि इसमें ये अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। जो कोर्ट ने अभी दो बातें, जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात करी और डीनोटिफिकेशन की बात करी, तो इन्होंने कहा ये तो हम अभी करने ही नहीं जा रहे हैं ना, ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये प्रोविजन होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि आज लागू हुआ और कल से हम करेंगे। इसमें अगर आप दो तीन चीजों पर मैं बोलना चाहूंगा। इसमें 122 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और इसमें एक याचिका तो ऐसी थी कि वो राष्ट्रपति के दस्तखत के पहले ही पहुंच गई थी, ओवैसी जी की। इसमें जो ऐसी याचिकाओं में जो सबसे बड़ा एक जो उद्देश्य होता है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले खत्म कर दिया है कि याचिकाएं या तो 5 वो पढ़ी जाएंगी, देखी जाएंगी जो पहले आई हैं, या फिर जो उसमें नाम किसी का नहीं होगा कि ये याचिका ओवैसी की है, ये याचिका अनुराग वर्मा की है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ याचिका पढ़ी जाएगी। तो जो नेता बनने का, मुसलमानों का नेता बनने का जो स्कोप था वो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले खत्म कर दिया। अब आप दूसरी चीज पे आइए जिस पे मुझे एक बहुत बड़ा मेरा खुद का ये सवाल है, मेरा ये कोई विश्लेषण नहीं है, मेरा खुद का सवाल है और उससे मैं एक नतीजे पे पहुंचता हूं कि जो वक्फ बाई यूजर का जो 2013 में जो इंक्लूजन हुआ सेक्शन 40 का, वो एक, अगर उसके पहले जो वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग थी वो इतनी ज्यादा सवालों के घेरे में नहीं थी, उसी के बाद से ये सवालों के घेरे पे आई है। अगर हम उस समय की परिस्थितियों को देखें, कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अपना ग्राउंड लूज कर रही है। ग्राउंड उनका जो सबसे बड़ा बना हुआ था मुस्लिम मतदाता था। उस समय जो मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट अगर आप याद करते हो कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे पहला हक मुसलमानों का है, और दूसरा ये वक्फ बाई यूजर को ऐड करना कि जो मुस्लिम मतदाता जो स्टेट पॉलिटिक्स में इनके हाथ से छिटक के वो जो क्षेत्रीय दलों के पास गया है उसको वो दोबारा से गेन कर सके। तो ये उसी की एक एक्सरसाइज थी कि मुसलमान मतदाता उनके पास आए, मुसलमानों को इतना एम्पावर किया जाए कि वो कांग्रेस को अपना भाग्य विधाता समझ लें। इसके लिए उसे ऐड किया गया। अब उसमें एक याचिका मैंने अभी पहले बोली कि उसमें एक याचिका पे आज तक सुनवाई चल रही है, कोई फैसला नहीं आया है। ठीक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, मैं कोर्ट सबसे बड़ी है देश में, उसमें मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक आम भारतीय के तौर पे मुझे एक चीज मेरे दिमाग में गड़ रही है कि हम 300 साल पुराने एक जो पेपर है उस पे तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो पेपर कहां से लाएंगे, लेकिन आपने द्वापर और त्रेता के कागज आप मांग रहे हैं। राम जन्मभूमि के लिए आपने ओनरशिप के पेपर मांग लिए, तो आप 300 साल के पेपर पे, 400 साल के पेपर पे आप कैसे कह सकते हैं कि वो पेपर नहीं प्रोवाइड कर सकते? लेकिन चलिए ये बात भी मैंने आप माय लॉर्ड आपकी बात ये भी मान ली गई, तो फिर काशी और मथुरा में क्या होगा? फिर तो वहां भी आप पेपर मत मांगिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।